हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। आई होप सो कि आप सभी प्यारे दोस्त स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। तो आई थिंक आप सभी प्यारे दोस्त देख पा रहे होंगे कि आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, जो कि बिहार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में लगभग लगभग यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। एक ऐसा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे आज हम, जानने की कोशिश होगी। आप लोगों ने पीछे देख भी लिया होगा कि आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो टॉपिक है आप सभी प्यारे दोस्तों का भारत का राष्ट्रपति। जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका टॉपिक है। और अगर मैं साथ ही साथ बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पूरी डिटेल, फुल जानकारी जिसे कह सकते हैं, या आप ऐसे कह लो कि पूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण विश्लेषण क्या हो सकता है आप सभी के एग्जाम में प्रश्न, और वो एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी एग्जाम, जैसे मैं बात कर लूं बिहार के, आपके बिहार पुलिस दरोगा का एग्जाम, बिहार पुलिस सिपाही का एग्जाम, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम, बिहार में जो लैंड रेवेन्यू की जो वैकेंसीज आई हैं उनमें उनका एग्जाम, पटना हाई कोर्ट का एग्जाम, बिहार सिविल कोर्ट, जी हाँ, उसमें क्लर्क का भी है, स्टेनोग्राफर का है, कोर्ट रीडर का है, प्यून का है, उसके एग्जाम्स। तो लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल के बाद जो 10+2 आता है सीएचएसएल, तो सारे एग्जाम्स में आप सभी के यहां से प्रश्न रहता ही रहता है। एक ऐसा टॉपिक आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। हर एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे फुल डिटेल, और साथ ही साथ में आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं बता दूं, मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानने का प्रयास करने वाले हैं किस चीज को, कि कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हमने अरेंज किए हैं आप सभी के लिए। पहले पूरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, चलते हैं, बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मेरे प्यारे दोस्त, आपने अक्सर सुना होगा, समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप अपना समय किसी को मत दीजिए, क्योंकि ये वो समय है मेरे प्यारे दोस्त जो एक बार निकल गया दोबारा नहीं आएगा। तो समय के साथ, समय के दस्तूर के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपनी सफलता की कहानी आप सभी प्यारे दोस्तों को स्वयं ही लिखनी होगी। नाउ कम टू द पॉइंट, चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की उत्पत्ति कैसे हो रही है, कहां से आ रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं भारत के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है, अगर मैं ऐसे कॉमनली बात कर लूं आपसे, ऐसे कॉमनली बात करूं, तो इसे भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में या पार्ट नंबर 5 में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52 से 61 में डिस्कस किया गया है। हालांकि कुछ इसकी पावर्स भी हैं, जो आर्टिकल 62, आर्टिकल 72, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 123, 123, 123 में डिस्कस की गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्टली क्या राष्ट्रपति पढ़ना उचित रहेगा? क्या डायरेक्टली राष्ट्रपति पता चल रहा है हमें, ऐसा उचित रहेगा? नहीं। तो आप कहेंगे सर फिर क्या सही होगा, वो हमें बताइए। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा शब्द है जो आपको सब कुछ बयां करेगा। कहोगे सर कौन सा शब्द है? इस शब्द का नाम है सरला, और अपने बिहार में कहा जाता है सरला भौजी। कौन है भाई ये है सरला भौजी। कहोगे सर सरला भौजी आ गई तुरंत ही? बिल्कुल भाई, तुरंत सरला भौजी आ गई। क्या है सरला भौजी में? ये है मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 79। कहोगे ठीक है सर, ये क्या है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर
80। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर 81। और इसी रथ से आर्टिकल नंबर 52 से 61। कहोगे सर इसका मतलब तो समझाइए, यहां तो आपने सिर्फ आर्टिकल्स के नंबर ही बताए हैं। मेरे दोस्त थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिए, सर आपको एक एक बात बताएंगे। सरला भौजी में सा का मतलब क्या है? सा का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त संसद, और संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट। संसद का मतलब क्या है मेरे दोस्त? पार्लियामेंट। इस 80 आर्टिकल का मतलब क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा। इस ला का मतलब क्या है? तो आप कहोगे मेरे दोस्त लोकसभा। लोकसभा। इस रा का मतलब यहां पर क्या है? तो आप कहोगे राष्ट्रपति। कहोगे सर ओवरऑल आप मुझे ये बताइए, बताना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की जो संसद है, जो इंडियन पार्लियामेंट है मेरे प्यारे दोस्त, वो इंडियन पार्लियामेंट, भारत की जो भारतीय संसद है, वो 3 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बनी हुई है। पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। आप अलग तरीके से कहना चाहते हैं सिक्वेंसली आर्टिकल के आधार पर, तो ये राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। लोकसभा को दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस की जगह टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को ही पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ इमोशन भी कहते हैं। हाउस ऑफ इमोशंस भी कहते हैं। तो ये कई सारे नाम हैं जो लोकसभा को दिए जाते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा को अगर आप बात करें तो जो राज्यसभा है मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम और आप अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं या अपर हाउस भी कहते हैं। इसी को मेरे प्यारे दोस्त परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद है अभी आपने एक बात समझी कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसमें 3 अंग हैं हमारे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और इन तीनों में से संसद का हम आज एक अंग डिस्कस करने चल रहे हैं, एक हिस्सा डिस्कस करने चल रहे हैं, एक पार्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। अब बात आती है सर कि भारत का जो राष्ट्रपति है, जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति है, अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे संविधान में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। हमने आपसे कहा था कि इसे पार्ट का मतलब है भाग नंबर 5 में, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52 से 61 में डिस्कस किया गया है। क्या किया गया है? डिस्कस किया गया है। क्लियर हो गई बात? आई होप सो इतनी बात आपको क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ेंगे आगे और चीजों को समझने के लिए कुछ हिस्से को समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति को हम पढ़ें उससे पहले राष्ट्रपति किसका हिस्सा है, हमें यह भी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रमुख होता है कार्यपालिका का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर भी हम लोग चर्चा अभी करने चल रहे हैं। नाउ जो कॉमन सी बातें हमने आपको बताई कि भारतीय संविधान की जो संसद है उसके बारे में, आर्टिकल 79। अगर मैं भाग की बात, पूरे संसद की बात करूं, जनरल प्रोविजंस की बात करूं, जनरल प्रोविजंस का मतलब होता है जो सामान्य प्रावधान है, वो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 88 के बीच में डिस्कस किए गए हैं। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, 3 उसके पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, अभी उनके बारे में हमने चर्चा की आप सभी प्यारे साथियों के साथ में। बोलिए यस और नो। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये वो अंग है, ये वो हिस्सा है जो आपको मुझे डिस्कस करना है। भारतीय सरकार या भारतीय सरकार कह लो या संघ सरकार कह लो, केंद्र सरकार कह लो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसे कहाँ बताया गया है? देखिए, एक शब्द अगर आपने भाग पढ़े होंगे, पार्ट्स पढ़े होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? यूनियन के बारे में। और अगर मैं पार्ट 5 की बात करूं आप सभी प्यारे दोस्तों से, तो इसे अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 में डिस्कस किया गया है, क्योंकि 152 से आपका स्टेट स्टार्ट हो जाता है, राज्य शुरू हो जाता है। क्लियर? अब इसमें अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे साथियों से, तो ये है आपकी कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या है ये? एग्जीक्यूटिव है। ये है आपकी विधायिका, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहते हैं। लेजिस्लेचर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम है। ये है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली भी कह सकते हो आप अगर कहने का प्रयास करो। और ये है हमारे CAG। CAG इन्हें कहा जाता है कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में इस पद पर, इस पोस्ट पर GC मुर्मू साहब हैं। कौन है? GC मुर्मू जी हैं जो इस पद पर हैं, या कह सकते हो कि वो हमारे CAG हैं। क्लियर? अब बात आती है कि सर इन्हें कहाँ बताया गया है? एग्जीक्यूटिव कहाँ है, लेजिस्लेचर कहाँ है, जुडिशियल सिस्टम कहाँ है, और CAG को कहाँ बताया गया है, किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, कार्यपालिका को आर्टिकल नंबर 52 से 78 में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 78 के बीच में भारतीय कार्यपालिका को या संघ की कार्यपालिका को बताया गया है। अब अगर संघ की कार्यपालिका की बात आती है तो आप यहां गौर फरमाइए। कार्यपालिका में पहला हिस्सा है राष्ट्रपति का, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 में बताया गया है। यह है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जो अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 में बताया गया है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? ये क्या है हमारे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की, बात करूं मैं प्राइम मिनिस्टर की, और बात करूं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो इन दोनों को कहां बताया गया है? तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 में डिस्कस किया गया है। कहां पर? 74 एंड 75 में डिस्कस किया गया है। ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करूं, इन्हें आर्टिकल नंबर 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है। इन्हीं को हम कहते हैं शॉर्ट में AGI। इन्हीं को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि सर ये तो सिर्फ कार्यपालिका की बातें हुई, देखिए, यस और नो। सर लेजिस्लेटिव आपने नहीं बताया, लेजिस्लेटिव भी डिस्कस करेंगे दोस्त। ये आपकी बताई गई है आर्टिकल नंबर 79 से 123 के बीच। 79 से 123 के बीच
इसमें आपका राज्यसभा है, इसमें आपका लोकसभा है, इसमें आपका लोकसभा के रेस्पेक्ट में लोकसभा स्पीकर के संबंध में कुछ बातें हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के आर्टिकल 93 में बातें हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करने के भी आप पर आर्टिकल 85 में बातें हैं। साथ ही साथ में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल नंबर 108 बहुत बहुत फेमस ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल भी है, आर्टिकल नंबर 111 जिसमें मनी बिल का रिकंसिडरेशन है, आर्टिकल नंबर 112 112 जिसमें हम लोग बातें करते हैं बेसिकली पब्लिक फाइनेंस या यू कैन से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और देसी स्टाइल में हम उसे बजट के नाम से जानते हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। आगे चल के हम लोग डील करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल की बातें करेंगे, 117 की बातें करेंगे, फाइनेंशियल बिल पे डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर 123 ये जो है ना 123 1 2 3 ये वो 1 2 3 है मेरे दोस्त, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास में एक ऐसी पावर है अंडर द लेजिस्लेटिव पावर जिसे कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 123 के बिहाफ पर राष्ट्रपति किस प्रकार से अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं, ये है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका में अगर बात करूं तो आर्टिकल नंबर 124 से शुरुआत होती है और 147 तक 124 से लेकर के 147 तक हम जाते हैं, जिसमें हम बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे संघ की न्यायपालिका है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम और आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक लौता अकेला ये बचा है, तो ये भी कहीं ना कहीं होगा सर, तो बता दीजिए। देखिए यहां आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त 52 से हमने स्टार्ट किया था और 151 तक जाना था। अब आप यहां गौर फरमाइए 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147। तो अब अगली बारी किसकी? आर्टिकल नंबर 148 से 151 में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जी हाँ, जिसे हम और आप कैग के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये वो चार्ट है जहां से आपके एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा सामान्य रूप से। आप लोग इसकी स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा जिससे कि आप सभी प्यारे दोस्तों को चीजें बेहतर क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आज हमें क्या डिस्कस करना। अब आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, हम डायरेक्टली आपको प्रेसिडेंट हम आपको पढ़ा देते, चलो आज प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो मजा थोड़ा अलग था। इस चीज को समझने के बाद अब आपको पता चला कि आज हम एग्जीक्यूटिव का एक छोटा सा भाग पढ़ने चल रहे हैं जिनका नाम क्या है? भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हम आर्टिकल 52 से लेकर के 61 में डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? आइए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। आपकी स्क्रीन पर भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाग 5 में, और आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 61 में मेजर बातों को डिस्कस किया गया है। इसे डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा संविधान कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, जी हां, भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रमुख होते हैं। ही इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब कहने का जो भारतीय गणराज्य है उसका प्रमुख जो है वो कौन है? तो आप कहोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बेहतर एक बात है, दो चीजें आती हैं। कई बार एक शब्द लिख के आता है नॉमिनल, नॉमिनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणराज्य का जो नॉमिनल नाम मात्र का प्रमुख है वो कौन है? तो आप कहोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहोगे?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपसे ये कहे रियल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय गणराज्य का वास्तविक प्रमुख कौन है, रियल कौन है, तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहोगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहोगे दोस्त? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आप शॉर्ट में प्रधानमंत्री, पीएम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहां से क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कि इनके पास में कौन कौन सी पावर्स है ना। बात आती है कि कौन कौन सी पावर्स हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्योंकि आगे आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, साथ ही साथ में भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। मतलब कहने का भारत के राष्ट्रपति के पास में कुछ और भी पावर्स हैं। वो कौन सी पावर्स हैं उन्हें मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। अगर मैं पावर्स की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, पावर्स की बात अगर मैं करता हूं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में अगर मैं पावर्स की बात करूं, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करूं, तो याद रखिएगा सबसे पहली पावर जो है यहां पर, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कार्यपालिका की शक्ति। कौन सी शक्ति है दोस्त? कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। अगर मैं दूसरी पावर की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो याद रखिएगा वो है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, इसे कहते हैं विधायी शक्ति या विधायिका की शक्ति। विधायी शक्ति या विधायिका की शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से। तीसरा जो पावर है मेरे प्यारे दोस्त, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल का मतलब होता है, फाइनेंस मतलब होता है वित्त, मतलब वित्तीय, और पावर का मतलब होता है शक्ति, वित्तीय शक्ति भी है। चौथी जो पावर है उसे आप कहोगे डिप्लोमैटिक पावर। डिप्लोमैटिक का मतलब होता है कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। पांचवी जो पावर है मेरे प्यारे दोस्त, उसे कहा जाता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, पावर मतलब शक्ति और इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन। आपातकालीन शक्ति या शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। सर और भी कोई पावर होती है क्या राष्ट्रपति के पास में? इतना जल्दी से नोट डाउन कर लें सभी प्यारे बच्चे, जितने प्यारे साथी हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगली अगर पावर की बात करें मेरे प्यारे साथी, छठी पावर कौन सी होती है? एक पावर होती है जिसे कहते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब होता है न्यायिक शक्ति।
जुडिशियल पावर। पावर का तो मतलब जान ही गए आप हिंदी में, है ना, और जुडिशियल का मतलब न्यायिक होता है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप न्यायिक शक्ति लिख लेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो रे बोलो बच्चा पार्टी। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा, एक और पावर होती है मेरे दोस्त बाबू, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सर, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त अध्यादेश। अध्यादेश और पावर मतलब शक्ति, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति। ये वो पावर हैं, दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका यूटिलाइजेशन वो समय समय पर करते हैं। साथ ही साथ में एक और पावर आप यहां लिख सकते हैं, जिसका नाम है सैन्य शक्ति। यू कैन से मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, या आप उसे क्या कहेंगे, मिलिट्री पावर। जैसा कि अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, आपने क्या देखा था, एंड इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मतलब कहने का, भारत की जितनी भी सशस्त्र बल है, उनका जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। तो वो एक पावर है उसके पास में, वो एक क्या है, पावर है उसके पास में। किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। पावर्स के आधार पर मैंने आपको यहाँ सारी पावर्स डिस्कस कर दी हैं। हालांकि पहले अब हम प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें और डिस्कस करेंगे और हर एक पावर के बारे में भी समझेंगे। पावर्स का अपना एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा, उसे भी डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। पहले अभी हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के अगले पार्ट को। क्लियर, चलिए। अब देख पा रहे होंगे आप लोग यहां पर कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 में बताया गया है। बोलो यस और नो। मैं इसी बात को एकदम आसान तरीके से, ठीक है, एक एक करके बताता हूं। देखिएगा, समझिएगा, बड़ी मजा आने वाला है, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। आपको अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं जो गागर में सागर हो, गागर में सागर का मतलब होता है मैं बातें आपको भले ही 4 बताऊं, लेकिन वो 4 बातें इतनी ब्रॉड होंगी, इतनी ज्यादा होंगी, जिसमें सब कुछ राष्ट्रपति का आ जाएगा। क्लियर। राष्ट्रपति के कई बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि सर अनुच्छेद याद ही नहीं होता मुझको। अरे भाई, हर एक चीज याद थोड़ी ना करनी होती है। फिर सर कुछ चीजों को बस ऐसे चलते फिरते गुनगुनाना होता है। जैसे अभी मैं गुनगुनाऊंगा और राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, कहोगे अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा सर, आप गुनगुनाएंगे और राष्ट्रपति खत्म, ये तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो गई। आप भी गुनगुनाइएगा, आपसे भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं मुझसे ही खत्म होगा। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये ट्रिक जरूर है, लेकिन मैं ट्रिक सुन लीजिए। कहा भी जाता है ट्रिक तो एक धोखा है, कंसेप्ट समझ लो मौका है। मैं दोनों बातें बता रहा हूं। ट्रिक तो एक धोखा है, कंसेप्ट समझ लो मौका है। मतलब कहने का, मैं ट्रिक के साथ साथ, ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं पहले आपको कंसेप्ट पर बात करूंगा, फिर मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं। बस समझा दूं एक छोटी सी बात को। दोनों कॉमनली है, दोनों आसान है, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और फिर मुझसे पढ़ रहे हो यार, मैं सीना ठोक के कहता हूं ना, जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा। और इतिहास गवाह है इस बात का, आप सभी प्यारे साथी गवाह हैं इस बात के, कि आपको कभी जो भी आपने एग्जाम दिया हो, चाहे वो बिहार पुलिस दरोगा का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, बिहार पुलिस मदनिषेध का, बिहार एसएससी सीजीएल का, इवन दो द एग्जाम ऑफ पटना हाई कोर्ट और द इवन दो द थिंग इज बीपीएससी का एग्जाम, 10 के 10 क्वेश्चन मेरी क्लास से, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। क्लियर।
आइए चलते हैं। छोटी सी मैं बात लिख रहा हूं, आप लोग उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर बायफ्रकेट करूंगा मैं। पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। महाभियोग कहोगे ये क्या था सर? यही वो मेरे दोस्त ट्रिक है जो पूरा राष्ट्रपति आपको डिफाइन कर देगी। कहोगे अच्छा सर? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, पूरा डिफाइन कर देगी। कैसे डिफाइन करेगी देखिएगा, समझिएगा। मैं कुछ चीजों को बायफ्रकेट करूंगा यहां से, मतलब इन्हें ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा, बाकी यहां से सेम सिमिलर चलेगा, ये पूरा पूरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, ये है मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52। कहोगे ठीक है सर। ये है मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल नंबर, गिनती सभी को आती है, ये बात आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ट्रिक स्टार्ट होगी 52 से ही स्टार्ट होगी। इज इट क्लियर ना? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये आर्टिकल नंबर, अब काउंटिंग तो यार आती होगी, गिनती तो सभी को आती होगी, अब गिनती में भी धोखा है तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आर्टिकल नंबर 54 हो गया, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर कौन सा मेरे दोस्त? 56, आर्टिकल नंबर कौन सा मेरे प्यारे साथी? 57, आर्टिकल नंबर कौन सा मेरे प्यारे दोस्त? 58, आर्टिकल नंबर कौन सा? 59, आर्टिकल नंबर कौन सा? 60, आर्टिकल नंबर कौन सा? 61। प्रेसिडेंट हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 61 तक था। क्या आप देखिए, आपने बीच में कहीं भी कोई ऐसा नंबर आर्टिकल का जो मिस कर दिया हो, ऐसा कोई है क्या? बताइए। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। क्लियर? तो पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से आप पूरा प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अच्छा सर, अब इसका मतलब तो बताइए। यस, दैट इज द थिंग, यही वो पॉइंट है जिसे आपको कोरिलेट करना होगा। जिसे क्या करना होगा दोस्तों? कोरिलेट करना होगा। इस बात को याद रखिए। क्या करना होगा जल्दी से बताइए? कोरिलेट करना होगा। ठीक है, चलिए, आई होप तो कि इतना नोट डाउन हो गया होगा सभी प्यारे साथियों का। ठीक, चलिए देखो, अब मैं इस बात को एक एक करके डिफाइन आउट कर दे रहा हूं, उसे आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको बताता हूं। देखिए, इस पा का मतलब क्या है? पा का मतलब है आर्टिकल 52 कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। पा मतलब पद होगा, पा मतलब पद होगा। किसका पढ़ रहे हैं हम? राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति का। आर्टिकल 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 53 और शब्द लिखा है का। सर का मतलब क्या होता है? तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आई होगी, मैं बताता हूं ना। सर, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अरे मेरे दोस्त, यहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं है। तो अब आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। जो भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? का मतलब कार्यपालिका का प्रमुख। कौन?
भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 कहता है भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। मतलब कहने का ही इज द, यू कैन से ही, मतलब बात कर रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। कौन है ये? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। कहोगे ठीक है सर, इतनी बात तो क्लियर हो गई। सर 54 चू मतलब सर क्या होता है? अरे भाई चू मतलब चुनाव होता है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना। मतलब भारत के राष्ट्रपति का, जी हां, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब कहने का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही बात इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आती है वैसे ही तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। कहोगे सर क्यों गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगा? इसलिए गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगा कि सर इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, सभी राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और साथ ही साथ में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। मतलब कहने का कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्लियर हो गई बात? डन है? चलिए हम सब दिखाते रहिए, एकदम मोहब्बत से समझिए, एक एक बात समझ में आएगी, वादा है। ठीक है, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर ये नरी का मतलब क्या है? इस नरी का मतलब क्या है सर? आर्टिकल 55 क्या कहता है? नरी। नरी मतलब क्या होता है? नरी ना मतलब निर्वाचन और री मतलब रीति। मतलब निर्वाचन की रीति कैसी है? मतलब सर समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके इलेक्शन का मैनर, यू कैन से तरीका क्या है? अब मैं आपसे यही बात पूछूं कि क्या आप सभी प्यारे बच्चे, क्या आप सभी प्यारे साथी, ऑब्वियस सी बात है 18 साल प्लस के ही होंगे, मुझे जो उम्मीद है, और भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, 18 वर्ष से ही है। हालांकि पहले 21 वर्ष थी जिसे घटा करके 18 वर्ष किया गया था अकॉर्डिंग टू 61 या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, या आप कह सकते हैं 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1989 में आया था, जिसके तहत या अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग, जो आयु थी वोट करने की उसे 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया था? तो आप कहेंगे 18 वर्ष कर दिया गया था। आई होप सो इतनी बात क्लियर होगी सभी प्यारे दोस्तों को। ठीक, तो नरी मतलब क्या है? नरी मतलब निर्वाचन की रीति, यू कैन से, मैं लिख भी दे रहा हूं, मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन, किसका इलेक्शन हो रहा है? आपको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। क्या मैनर है सर? व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नाउ यू कैन से, क्या अब मैं आपसे कहूं कि आप में से कोई भी साथी राष्ट्रपति के चुनाव में कभी किसी ने भाग लिया है? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में आप में से किसी भी बच्चे ने वोट किया है क्या? जल्दी से बताओ, किया है क्या? तो कहोगे नहीं किया सर, नहीं किया। मतलब यहां पर जो इलेक्शन का सिस्टम है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और यहां एक शब्द यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये क्या है सर?
ये कौन सी बला है, इसे भी आप समझाइए। इसे हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, कहोगे होती क्या है, मुझे अब ये भी समझाइए। चलिए, आपको ये समझने के लिए अगली स्लाइड पर आना पड़ेगा, अभी हम तुरंत बैक आ जाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने ये एक, ठीक है, मैंने कहा ये 3 ABC कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में राष्ट्रपति के खड़े हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रेफरेंस बेस्ड चुनाव होता है। मान लीजिए अब लोकसभा का मेंबर भी आएगा, राज्यसभा का मेंबर भी आएगा, विधानसभाओं का भी मेंबर आएगा। कोई मेंबर आया, उसने इनको कहा ये मेरा ये पहला प्रेफरेंस है, ये मेरा दूसरा प्रेफरेंस है, ये मेरा तीसरा है। कोई दूसरा मेंबर आया, उसने कहा ये मेरा तीसरा प्रेफरेंस है, ये पहला प्रेफरेंस है, और ये मेरा दूसरा प्रेफरेंस है। कोई और आया, उसने कहा नहीं ये मेरा पहला है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा दूसरा है। कोई और आया, उसने कहा नहीं ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये तीसरा है। फिर कोई मेंबर आएगा, क्योंकि मेंबर तो बहुत सारे हैं, फिर कोई मेंबर आया, उसने कहा नहीं ये मेरा पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा है। इस प्रकार से प्रेफरेंस देता। जिसको सबसे अधिक बार एक नंबर या पहला प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, चुना तो वही जाएगा। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ट्रांसफर वोट कैसे होते हैं, ये दो पता चला, ये दो हैं जो, ये दो का बढ़िया, मतलब बढ़िया कहने का मतलब है इन दोनों को ही टक्कर है, ये तो सिर्फ फालतू में ही खड़ा था बेचारा। ठीक है ना, क्लियर। तो इसके जो वोट्स होंगे वो जिस रेशियो में इनको वोट मिले हैं, उन रेशियो में इसके वोट्स को इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ट्रांसफर हो जाएंगे, अब फिर देखा जाएगा कि प्रेफरेंस सबसे ज्यादा एक नंबर किसको मिला है, इसको मिला है या इसको मिला है। जिसको भी मिला होगा वही व्यक्ति क्या बनेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। बोलो बात क्लियर। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम होता है, जिसे हम और आप क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, हम और आप क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बोलो जल्दी से। एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली कहते हैं। क्लियर। तो ये प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग आर्टिकल नंबर 55 तक कर चुके हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि अभी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप कहें तो मैं ये वाले पॉइंट भी लिख दूं, क्योंकि मैंने ये लिखे ही हैं। पा का मतलब क्या है, पद है, मतलब पोस्ट है। किसका पोस्ट है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट में POI लिख लो। ये क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब कहने का ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन, कार्यपालिका का प्रमुख। बोलो बात क्लियर, डन। अब हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 56 क्या कह रहा है, आप गौर फरमाइए जरा। आर्टिकल 56 कह रहा है का, और का मतलब क्या होता है, कार्यकाल। का मतलब क्या है, कार्यकाल। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, कार्यकाल का मतलब होता है टर्म। कार्यकाल का मतलब क्या है, टर्म। टर्म कितना है, टर्म कितना है प्रेसिडेंट का, तो आप कहोगे सर 5 इयर्स। कितना है, 5 इयर्स। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है मेरे प्यारे दोस्त। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों का होता है। जिस तिथि को वो बैठते हैं, शपथ लेते हैं, उस तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक वो अपने का गद्दी पर या अपनी सीट पर बने रहते हैं। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 57 की। सर 57 लिखा है पुनर। पुनर का मतलब सर क्या होता है, पुनर का मतलब मुझे नहीं पता। पुनर का मतलब होता है पुनः, और पुनः का मतलब होता है दोबारा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं अगेन। बोलो यस और नो। यहां मतलब क्या है, राष्ट्रपति का पुनः चुना जाना। पुनर् का मतलब क्या है, राष्ट्रपति का पुनः चुना जाना। मतलब कहने का कि भारत में सपोज कीजिए अगर एक व्यक्ति कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, सपोज कीजिएगा मैंने कहा ये ए पर्सन है, ये राष्ट्रपति बन चुका है। आपने कहा ठीक है। अब ये राष्ट्रपति बनने के बाद अपने 5 वर्ष पूरे भी कर चुका है, तो आपने कहा ठीक सर, लेकिन क्या अब ये दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जी हां, ये पुनः पुनः राष्ट्रपति
निर्वाचित हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्वाचित हो सकता है। याद रखिएगा, मतलब कहने का मैं ये कहना चाहता हूं कि पुनर् का मतलब क्या है? आर्टिकल 57 कहता है ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। मतलब कहने का वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। बात क्लियर है? पुनः चुना जाना, पुनः चुना जाना। क्लियर? या आप लिख सकते हैं एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। बोलो, बात क्लियर? एक राष्ट्रपति को अपने हिंदुस्तान के संविधान में बड़ी कई बार मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत ही ग्रेट लोग थे, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कुछ लूप रह गए। देखिए, सिंपल सी बात है, आप इस बात को एग्री करते हैं कि अगर लूप ना होता, कमी नहीं होती, तो आप बताइए 1950 में संविधान लागू होता है 26 जनवरी को, और बात देखिए 1951 में पहला संविधान संशोधन आ जाता है। पहला संविधान संशोधन आ जाता है, फर्स्ट संविधान संशोधन आ जाता है। ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये क्या बता रहा है? कि कमी थी, कमियां थी, और उन कमियों को दूर करते करते आज हम 1 से 105 तक पहुंच गए हैं। संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां थी, तो धीमे धीमे उन्हें रेक्टिफाई किया गया, खत्म किया गया। तो एक वही बात है कि भारत में एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया तो ऐसा नहीं सिर्फ एक बार रहेगा, वो कई बार बन सकता है। और यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? ऑप्शन क्या थे वो भी सुन लीजिए। 1 बार, केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, केवल 4 बार, और 5वां ऑप्शन था आपका कोई सीमा नहीं, देयर इज नो लिमिट। हालांकि आज तक हमारे संविधान में यह घटना घटित नहीं हुई है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगातार वो 2 बार राष्ट्रपति रहे, लगातार टेन्योर में रहे 5-5 वर्षों के, तो वो 2 बार राष्ट्रपति रहे। इसके बाद में आज तक का इतिहास है, आज तक का संविधान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो 2 बार राष्ट्रपति रहा हो। इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद है, आशा है कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, है ना? नहीं तो पता चला आप नहीं नोट कर पाए तो समस्या है, नोट कर लीजिए पूरा। चलें आगे। अब मेरे दोस्त बात आती है योग। योग मतलब क्या? योग मतलब क्या? साधना करेंगे आप, तपस्या नहीं? फिर सर आप मजाक कर दिए। योग का मतलब होता है योग्यता, और योग्यता का मतलब होता है क्वालिफिकेशन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो आप कहोगे जी सर, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। योग्यता के लिए मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा दोस्त कि क्या योग्यता रहेगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ स्पेस इतना नहीं है कि बताया जा सके। ठीक, सबसे पहली योग्यता मतलब आप ऐसे कह सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना ही चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। मस्ट बी
मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कहने का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, होना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीटेड 35 years 35 years of his age, अपनी आयु के 35 वर्ष पूरे कर लिए हों, कंप्लीट कर लिए हों, ऐसा कहोगे। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा क्या है, तीसरा शब्द ये है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। डज नॉट कंटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। सर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, मुझे ये बताइए। वो ऐसे किसी पद पर ना हो जहां पर उसे केंद्र सरकार या भारत में किसी राज्य सरकार या दिल्ली और पुदुचेरी या आपके किसी केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से उसे रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से वेतन प्राप्त हो रहा हो। अगर उसे वेतन प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप याद रखें वो लाभ का पद कहलाएगा, भले ही वो गवर्नमेंट सरकारी क्यों ना प्यून ही हो, वो भी लाभ का पद है। अब आप कहोगे सर अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट तुम सीईओ हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, किसी कंपनी के एमडी हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई प्राइवेट से। बात क्लियर, मतलब सरकार के नहीं होने चाहिए। देख कितनी बड़ी समस्या है ना। अच्छा आगे बढ़ेंगे। चौथी कंडीशन क्या है, वो अपराधी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि वो जो व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है वो किसी षड्यंत्र में या किसी भी तरीके का उसने कोई अपराध ना किया हो। अच्छा ये कॉमन सा है ना, अपराधी ना हो। क्लियर। अब बात आती है सर एक और बता दीजिए, अंतिम क्या है। कहा जाता है वह इतना योग्य हो, समझिएगा बात को, और वह इतना योग्य हो कि आवश्यकता पड़ने पर उसे लोकसभा का सदस्य बनाया जा सके। मतलब ही और सी वॉट एवर द मेंबर, क्योंकि प्रेजेंट में महिला द्वितीय या दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, जो कि आदिवासी, अगर मैं जनजाति के आधार पर बात करूं तो पहली महिला हैं जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। हालांकि वो झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी। ठीक, तो कहा जाता है कि वो इतना योग्य होना चाहिए। अब देखो यहां पर, अब जब लोकसभा की अब बात करते हैं तो आपके मन में एक तुरंत बात आती है कि वहां कहा गया है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कहोगे ठीक। दूसरी बात कही गई है लोकसभा मेंबर होने के लिए मस्ट बी कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ हिज एज। यहाँ 35 ईयर्स वाला आदमी है, वहाँ 25 ही कह रहा है, मतलब ये भी डन है। फिर तीसरी बात कही कि डज नॉट कंटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। अब बात आती है कि ऐसा योग्य अपराधी ना हो, वहां तो अपराधी चल भी जाता है, लोकसभा में तो कई अपराधी रहे हैं। जैसे आपने लेटेस्ट नाम सुना होगा, अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, है ना, अतीक अहमद, तो वो अपराधी किस्म के लिस्ट में थे। अब जिसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हों, एलिगेशंस हों, 100 मतलब सेंचुरी लग गई हो,
तो वो अपराधी ना हो तो भी अपराधी तो बन ही जाता है। हालांकि कोर्ट का जानते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या कहा गया है मेरे दोस्त, कहा गया है वह इतना योग्य हो, वह इतना योग्य हो कि इफ कि आवश्यकता पड़ने पर क्या हो मेरे प्यारे दोस्त बताइए, आवश्यकता पड़ने पर उसे लोकसभा का सदस्य बनाया जा सके। उम्मीद है, आशा है आप लोगों को ये क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। जल्दी से एक बार यस करें, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। बोलो मेरे दोस्त, क्लियर है ना? नोट आउट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताएं, फटाफट से बोलो। डन है, चलिए अब हम बैक पहुंच रहे हैं अपने स्थान पर। अब हमारे 3 आर्टिकल और रह गए हैं। आप सोच रहे थे ना गागर में सागर, मतलब इतना सस्ता हल्का होगा, हल्का नहीं है भाई, हर एक बात है इसमें, बस आपको समझनी है। क्लियर है? देखो ये लिखा है शर्त, और शर्त आर्टिकल नंबर 59 में बताई गई है। अब आप कहोगे शर्त कैसी सर, राष्ट्रपति की शर्तें कैसी होती हैं? राष्ट्रपति की शर्तें क्या है, राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं और कुछ राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें हैं। जैसे सबसे बड़ी शर्त होती है कि राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे, वो सदैव राष्ट्रपति भवन में ही रहेंगे। अच्छा आप बताइए, प्रेसिडेंशियल हाउस में रहेंगे। कभी आपने देखा हो कि राष्ट्रपति जी ने कहा हो हम राष्ट्रपति भवन में नहीं रहेंगे? कभी सुना? मेरे दोस्त 280 कमरों का घर है जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। कितने कमरों का है? 280 कमरे हैं। अब आप समझदार हैं, और इनका पूरा हर एक चीज, रहने से, खाने से, हॉस्पिटल से, टेलीफोन एक्सचेंज से, एवरीथिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गार्डन, राष्ट्रपति जी के घर में 4 गार्डन है। अब आप कहोगे हमारे घर में तो एक भी नहीं है। अरे अब आप और राष्ट्रपति में अंतर है ना जी, बोलो यस और नो। क्लियर है बात? तो राष्ट्रपति जी की बात ही, इस पद की गरिमा ही अलग है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी राष्ट्रपति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हुए। साल में 2-3 बार ही इनकी स्पीच आती है टेलीविजन पर। एक आएगी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे पे, एक आएगी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर, और 1-2 बार दिवाली पर आ जाती है। अक्सर आती है दिवाली पर, शुभकामनाएं दी, बस। बहुत ज्यादा लंबी स्पीच नहीं आती है, बार बार नहीं आते। टीवी पर कौन आएगा? प्रधानमंत्री जी, उनकी मंत्री परिषद, मतलब मंत्री गण, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा। ये राजनीति है, ठीक है, ये पॉलिटी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, एक दूसरे को जो बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे नाउ, आगे बढ़ते हैं, समझने की चीजों को समझेंगे। ये है शपथ। कहोगे ये तो सर बहुत ही एकदम चूरनिस्ट हो गया। चूरनिस्ट समझते हो कि नहीं समझते? चूरनिस्ट हल्का सवाल आया है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है? देखो अगर ये ट्रिक याद है ना तो ऐसे ही आप देख के बता दोगे 60 आर्टिकल में सर शपथ है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको शपथ दिलाएगा कौन? शपथ का मतलब होता है मेरे दोस्त ओथ, और राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा? तो आप कहोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब आप ये कहें कि सर अगर मुख्य न्यायाधीश ना हुए तो, मान लीजिए जिस दिन शपथ है उसी कल शपथ है और आज रात में उनका हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया, समझ ही गए होंगे, उनकी डेथ हो गई, तो सर
तो ऐसा होगा मेरे दोस्त, सीनियर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर वरिष्ठ जज होगा, उसी जज के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी भारत के राष्ट्रपति को। अब क्यों? क्योंकि जो वरिष्ठ जज होगा ना, इनकी अगर डेथ हो जाएगी तो जो वरिष्ठ सबसे जज है वही जज मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? डन। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है ना, वो आपकी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। और यहीं से प्रश्न बिहार एसएससी सीजीएल 2023 में जो एक री एग्जाम हुआ था, एक डेट कैंसिल हो गई थी ना, जो हुआ था दिसंबर में, वो फिर कैंसिल हो गया था, तो वो री एग्जाम वाला भी यहां पर हुआ मार्च में। ठीक, महाभियोग क्या है? व्हाट इज महाभियोग? कहोगे सर अंग्रेजी में बताए व्हाट इज और हिंदी महाभियोग। मेरे दोस्त इसे इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। कहोगी क्या बला है सर, अंग्रेजी में इम्पीचमेंट, हिंदी में महाभियोग है क्या? कहां से आया है भाई साहब? मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसे हम लोगों ने इम्पीचमेंट शब्द को, ये जो शब्द है ना, ये यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से लिया गया, या आप ऐसे कहें यूएसए के संविधान से लिया गया है। इम्पीचमेंट सर समझ नहीं आया, देसी स्टाइल में बताइए अपनी बिहारी टंग में, थोड़ा बिहारी भाषा में। अरे रे बबुआ, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को हिंदी में महाभियोग और अंग्रेजी में इम्पीचमेंट बोलता ही। समझ गए कि नहीं? तो बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब उनके पोस्ट से रिमूव करना होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, उसे लाया जाता है आर्टिकल 61 के आधार पर। अब आप ये कहोगे सर एक बात बताइए, राष्ट्रपति को हम हटाएंगे क्यों? क्या कारण है? वो तो कभी किसी की बुराई नहीं करता आकर के टेलीविजन पर, कोई स्पीच नहीं देता ऐसी भड़काऊ कि उसे हम हटा दें। क्यों हटाएंगे? क्या ऐसा उन्होंने अपराध किया है? मान लीजिए आप, मैं आपसे ये कहूं, आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं और आप आराम से पढ़ रहे हैं, शांतिपूर्वक, आपने जो सवाल पूछा हमने आपको बता दिया, आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको गुस्सा आ गया अचानक, हमने कहा ए उठो, कान पकड़ गल, भाग बाहर कर दे कहीं के। तो कहो गुरुजी अपराध तो बताइए मेरा, हमने किया क्या है? हमने तो कुछ किया भी नहीं और आप हमें भगा दे रहे हैं गुरुजी, कैसे काम चलेगा ऐसे? मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी ऐसा है, ये अपराध किया है इन्होंने। क्या किया है वो मैं अभी आपको बताता हूं। इतना नोट हो गया होगा, ये पूरी स्लाइड कंप्लीट हो गई है, पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, इसे एक बार नोट आउट कर लीजिए, ठीक है? अगर किसी की फोटो ना ली हो, किसी ने पिक ले लीजिए, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? और अब हम जानेंगे इम्पीचमेंट लगता क्यों है दोस्त, ठीक है? इम्पीचमेंट लगता क्यों है, क्या ऐसा कारण होता है? आर्टिकल 61 के बिहाफ पर मेरे दोस्त, जहां पर मैं ART लिखता हूं, मैं उसे आर्टिकल पढ़ता हूं, ये आर्टिकल का शॉर्ट फॉर्म है ART, ठीक है? याद रखिएगा, जिसे हिंदी में हम अनुच्छेद कहते हैं, तो आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा कभी। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्यों, कारण बताइए सर, क्यों हटाएंगे? क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, जिसे हम कहते हैं वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान का उल्लंघन किया है उन्होंने। मान लीजिए स्पीच दे रहे थे तो अचानक से हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना था तो निकल गया पड़ोसी वाला जिंदाबाद। मान लीजिए स्पीच देने आए और आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं सब बुजुर्ग लोग बनते हैं। हमारे यहाँ ये टैलेंट है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे बुजुर्ग होता है आदमी लीडरशिप में, वैसे वैसे उसको ज़्यादा बुद्धि आती रहती है और वो ज्ञानी होता रहता है। उसको रिटायर है ना, रिटायर नहीं होना चाहिए, उसको राष्ट्रपति बना देते हैं। हालांकि जिस दिन वो राष्ट्रपति बन जाता है उस दिन से उसका राजनीतिक जो करियर है वो समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। राष्ट्रपति वो 5 वर्ष रहेगा या उसके बाद भी बन सकता है, डेट विल डिपेंड ऑन पार्टीज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उन्होंने वायोलेशन कर दिया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, मान लीजिए संविधान के बारे में ही कुछ कह दिया, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं नाम तो मैं ले लेता हूँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में आज तक 2 लोग ऐसे हुए हैं जो लगातार 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनकी याद में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं या शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहे, फिर राष्ट्रपति रहे। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है हामिद अंसारी जी, ये भी 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रहे। लेकिन कई बार इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आप अगर खुद भी सुनेंगे तो आपको शायद बेहतर ना लगे। जिस देश के आप उपराष्ट्रपति रहे उस देश में आप कहें कि आपको सुरक्षा नहीं है या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। जिस देश के आप उपराष्ट्रपति रहे हो, जिस देश ने आपको इतना सम्मान दिया हो, और आप ये शब्द जब बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उल्लंघन जैसी बातें हैं। लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति, क्योंकि अब वो जब तक थे तब तक थे, अब वो बाद में बोल रहे हैं, है ना। नहीं तो उनको भी हटाने के लिए प्रोविजन है, लेकिन इम्पीचमेंट नहीं है, प्रोविजन जरूर है। उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत नहीं हटते। उनके लिए राज्यसभा, क्योंकि ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो, तो बाय द डिफॉल्ट ही कंडीशन होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। मतलब कहने का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन, और यू कैन से एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और यू कैन से अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि सर इम्पीचमेंट, ये जो प्रक्रिया है ये क्यों हटाया जा रहा है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं, प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम इम्पीचमेंट या हिंदी में महाभियोग कहते हैं। क्यों हटाया जा रहा है, ये बात क्लियर हो गई। संविधान का उल्लंघन किया है उन्होंने। क्या किया है दोस्त, संविधान का उल्लंघन किया है, वायोलेशन किया है। अब सर ये बताइए कि इम्पीचमेंट आएगा कहां और कौन लाएगा। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब सर क्या हुआ, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है राज्यसभा भी महाभियोग के प्रस्ताव को ला सकती है, इम्पीचमेंट के प्रोविजन को ला सकती है, और लोकसभा भी इम्पीचमेंट के प्रस्ताव को ला सकती है। मतलब कहने का राज्यसभा लाएगी या फिर, या मतलब और लोकसभा लाएगी। क्या लाएगी दोस्त, लोकसभा। तो या तो राज्यसभा लेके आएगी और या तो लोकसभा लेके आएगी, कोई दो में से एक ही लाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ ले आए, नहीं, कोई एक लाएगा, या तो ये या तो ये। अब जब भी लाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी लाया जाएगा, जैसे लोकसभा ला रही है, सपोज कर लीजिए, वैसे मैं आपको बता दूं
कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को इस पद्धति के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि इसके हर एक स्टेप पर कुछ ऐसे प्रोविजन बनते हैं कि आदमी बच सकता है और कभी भी ये प्रोसेस बंद हो सकता है। एक ऐसा प्रोसेस है, सिर्फ ये डराने और धमकाने की चीज है। भारत में सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे हुए जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, उनके अगेंस्ट में लाया तो गया था लेकिन ये पास ही नहीं हुआ। लाया तो गया लेकिन ये पास ही नहीं हुआ। मान लीजिए, सपोज करिए, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। सपोज करिए कि लोकसभा ला रही है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर पहले इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक प्रस्ताव लाएंगे। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने पास कर दिया, ठीक है, कि हाँ आप ले आइए, वो प्रस्ताव क्या है कि भाई हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग ला रहे हैं। अब जब ये रेजोल्यूशन लाएंगे ना, उससे पहले राष्ट्रपति को बिफोर 14 डेज 14 दिन पहले उनको एक रिटन नोटिस देना होगा। रिटन नोटिस देना होगा, इस बात को याद रखिए। क्या देना होगा दोस्त? रिटन नोटिस देना होगा कि हम आपको आपके पद से हटाने के लिए इंपीचमेंट की प्रोसेस ला रहे हैं। अब देखिए, मान लो इन्होंने पास भी कर दिया, ये 1/4 रेजोल्यूशन आया, उससे पहले इन्होंने नोटिस भी दे दिया और ये पास भी हो गया, स्पीकर ने कर दिया। अब कहा जाता है, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, बड़ी कठिन समस्या है। अब इसी लोकसभा के 2/3 लोग, 2/3 का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी। दो मेजोरिटी होती हैं, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल का मतलब होता है साधारण बहुमत और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है विशेष बहुमत। सिंपल मेजोरिटी जो होती है वो 50% +1 होती है और जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो 2/3 या 2/3 होती है। तो अब ये जो रेजोल्यूशन 1/4 मेंबर लेके आए थे, स्पीकर ने पास किया था, यही रेजोल्यूशन 2/3 मेंबर स्पेशल मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब जब ये यहां पास हो जाएगा लोकसभा में, तब यही वाला बिल यहां पहुंचेगा और यहां पर भी ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जब यह ऐसा हो जाएगा, मतलब पास दोनों ही हाउस में होगा, याद रखिएगा, लाया एक किसी हाउस में जाएगा लेकिन पास दोनों हाउस में होगा। जब ये पास हो जाएगा, और अब बात आती है राष्ट्रपति पर, सुनिएगा ध्यान से। क्या राष्ट्रपति अपने बचाव में कुछ कर सकता है? यस, वो चाहे तो स्वयं इटसेल्फ, वो चाहे तो स्वयं या इटसेल्फ या अपने एडवोकेट को खड़ा कर सकता है कि भैया मेरा केस लड़िए। ठीक, अब समझिए, अगर ये पास हो गया तो इसके बाद क्या बनती है? इसके बाद एक कमेटी बनती है। एक क्या बनती है? कमेटी बनती है, जिस कमेटी में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉ स्कॉलर, या आप ऐसे कहो कानून का स्कॉलर, विधिवेत्ता जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है ना। लॉ स्कॉलर की जगह आप एक ऐसा काम करो, जूरी लिख लो। जूरी मतलब कानून का ज्ञाता, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी कुछ रहते हैं। ये लोग बैठेंगे, एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी को हेड ये करेगा। कौन हेड करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये निर्धारित करेंगे कि जो
बात राष्ट्रपति ने बोली या जो कहा, क्या वो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन था या नहीं था? बात समझ रहे हैं? अगर यहां प्रूव हो गया, ठीक है, तो जैसे ये प्रूव होगा वैसे ही राष्ट्रपति को करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, राष्ट्रपति को सिर्फ रिजाइन देना होता है अपने पद से, त्यागपत्र देना होगा। क्या देना होगा दोस्त? त्यागपत्र देना होगा, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत ही स्थिति परिस्थिति कैसी है, मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है नहीं मैं तो वाकई में मैंने वायोलेशन किया है, और जैसे ही यहाँ पर ये रेजोल्यूशन आया 1/4 से पास हुआ, फिर 2/3 से पास हुआ, वैसे ही राष्ट्रपति रिजाइन दे देगा। और अगर राष्ट्रपति रिजाइन देगा, जैसे रिजाइन वो देगा अपने मन से, वैसे ही ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? मान लो राष्ट्रपति यहां भी नहीं सोचा, उसने यहां सोचा, जैसे यहां पास हुआ और उसे लगा नहीं अब तो यार प्रूव हो जाएगा, तो जैसे ही पास हुआ ना, कमेटी बनने में टाइम लगता है, रात भर में नहीं बन जाती है ना, जैसे यहाँ पास हुआ वैसे ही वो रिजाइन दे देगा, जैसे रिजाइन देगा वैसे ही इम्पीचमेंट यहीं रुक जाएगा, काम खत्म, एक काले बस्ते में भरा जाएगा और इसे कालकोठरी में फेंक दिया जाएगा सदैव के लिए, और राष्ट्रपति को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को किसी भी सजा का प्रावधान ही नहीं है संविधान में। राष्ट्रपति को आप किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये है इम्पीचमेंट, ये है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, या कह सकते हो ये है महाभियोग की प्रक्रिया, जिसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी दोस्त, सभी साथी, सभी बाबू लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखो यही सारी बातें हम लोगों ने, अगर मैं अब यही सारी बातें आपको 4 लाइनों में भी पढ़ा सकता था, कहोगे सर कैसे? देखो ध्यान से समझो, अनुच्छेद 52 लिखा है कि नहीं लिखा है बाबू? जल्दी से बताओ सभी लोग, लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 भी लिखा है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 भी लिखा है, बोलो, निर्वाचन का, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति भी लिखी है, कहोगे यस सर, है ना। राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल भी है, पुनः चुना जाना, उसके लिए पात्रता भी है, योग्यता भी है, बोलो यस और नो, ठीक है, योग्यता भी है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें भी हैं, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये डायरेक्ट सारे के सारे हर एक आर्टिकल मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है, इसीलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है बात? जल्दी से बताएं, क्लियर है बात सभी को? डन है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग यहां तक डिस्कस कर चुके हैं, अब आपकी कहानी शुरू होगी यहां पर। आर्टिकल 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसे हमें और आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम आपको यहाँ बोर्ड पर ही बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, उसे आपको समझना होगा, ठीक है। देखो 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो रिक्त हो जाता है, इट मीन्स वी कैन से द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैकेंट हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। तो क्यों एम्प्टी हो रही है, आपके मन में एक बात आएगी, है ना, क्या कारण है? और अगर एम्प्टी हो जाती है तो उसे भरने की समय अवधि क्या होगी? बोलो हाँ या ना। तो कहा जाता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आर्टिकल 62 कहता है, क्या कह रहा है देखो, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा, टाइम क्या होगा। बात समझ रहे? अब देखो रिक्ति होगी क्यों, पहले अब ये समझो, पद क्यों खाली होगा। दिमाग दौड़ाओ, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपका पद क्यों खाली होगा?
सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपको क्या लगती है, आप बताइए, टेल मी एवरीवन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लगेगी कि सर मैं 60 वर्ष का हो गया हूं और मैं रिटायर हो गया हूं। मतलब कहने का पहला जो टर्म आपके मन में आया, दिमाग में, वो ये आया कि कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। कंप्लीट द टेन्योर, ये पहला स्टेटमेंट आपके मन में आया कि नहीं आया, बोलो। या कह सकते हो कंप्लीट द टेन्योर, कंप्लीट द टर्म, यस और नो? कंप्लीट द टर्म, दैट इज व्हाट, दैट इज 5 years। भाई राष्ट्रपति समझो, अब आप अपनी 60 साल नहीं समझिएगा, क्लियर? कहोगे ठीक है सर। दूसरा आपके मन में क्या आया कि सर मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी बड़े लंबे समय से, तो मैंने विचार किया कि ऐसे कब तक चल पाएगा, तो सर मैंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। ये दूसरा ऑप्शन है कि भाई आपका पद खाली हो जाए, बोलो हाँ या ना। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कहोगे हाँ। तीसरा ऑप्शन आपके मन में क्या आ रहा है, बताओ, बोलो। तीसरा ऑप्शन आपके मन में क्या आ रहा है? हो सकता है अब आपके मन में ये आ रहा हो तीसरा कि सर मैं बहुत ही नेक आदमी था, लेकिन सर बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई दोस्त? गड़बड़ सर ये हो गई कि मुझे मेरे पद से हटा दिया गया। भाई क्यों हटा दिया गया, कुछ तो कारण होगा। सर मैं कुछ गलत कार्यों में पकड़ा गया, या कुछ मैंने उल्लंघन किया। मतलब कहने का राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, इम्पीचमेंट। मतलब क्या? महाभियोग लगाकर आप हटा सकते हैं, दैट मीन्स रिमूव द प्रेसिडेंट, उसे उसके पद से हटा दिया गया। रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलो ये तीसरा पॉइंट बन सकता है। चौथा आपके मन में क्या आ रहा है, सोचो और बताओ कि चौथा सर मेरे मन में ये आ रहा है। चौथा पद क्यों खाली हो सकता है? कोई और रीजन कि चौथा पद क्यों खाली होगा? चौथी कंडीशन में क्या खाली होगा, क्यों होगा? चौथी कंडीशन है मृत्यु। मृत्यु, डेथ हो जाए। क्या हो जाए दोस्त? डेथ हो जाए। अगर डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? अगर डेथ हो जाती है तो भी तो पद खाली हो जाएगा, पोस्ट इम्पटी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये वो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अब बात आती है सर खाली होगा तो भरेगा कैसे, अब ये तो बताइए। कुछ तो होगा ना रास्ता, कुछ तो चारा होगा, है ना मेरे दोस्त, क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर, कहोगे आर्टिकल नंबर फिर से? हाँ, आर्टिकल नंबर 65 कहता है, क्या कहता है सर बताइए प्लीज? कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। मतलब कहने का जो उपराष्ट्रपति थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अब क्या बन गए? तो आप कहोगे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। क्या बन गए दोस्त? एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। और जब अब एक्टिंग प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे? मैक्स टू मैक्स 6 महीने। 6 महीने के भीतर भीतर नया चुनाव होगा और एक नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो उम्मीद है, आशा है आपको समय भी पता चल गया है और आपको कौन क्या करेगा वो भी पता चल गया है। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे कि सर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो? भाई देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये बात तो आप मानते हैं, है ना? तो अगर ऐसा हुआ तो सर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी गड़बड़ कर गए या नहीं हुए, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, सीजे होगा, जो सीजेआई भी कहलाता है, क्या कहलाता है? सीजेआई भी कहलाता है, ठीक है? सीजेआई जो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, वो व्यक्ति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। तो आई होप सो, उम्मीद है, आशा है आप सभी से कि आपको आर्टिकल 62 भी क्लियर हो गया होगा, 65 भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने कोरिलेट कर दिया है। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी प्यारे बच्चे, जरूर लगा दें इसको, फटाक से कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं वो क्या चीजें हैं, उन्हें अब समझने चलते हैं हम लोग, ठीक है? एक सेकेंड। ये है सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब सर क्या है? भारत में राष्ट्रपतियों का क्रम। यहां से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। देखिए, भारत में अगर मैं राष्ट्रपतियों के क्रम की बात करूं तो एक छोटा सा स्टेटमेंट जिसके माध्यम से आपको सीक्वेंस याद रहेगा। और यहां से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, पेपर उठाइएगा, 5 वर्ष के देखिएगा, आपको मिलेगा प्रश्न। क्या? कि निम्नलिखित में से कार्य काल के अनुसार या काल क्रम के अनुसार अरेंज कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है? 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा, नीचे 4 ऑप्शन और देगा, कहेगा कौन सा सही है। 1 2 3 सही है, या 2 1 3 सही है, या है ना 1 2 3 4 सही है, या 2 1 3 4 सही है, या 4 3 1 2 सही है, या 1 2 4 3 सही है। इस तरीके से ऑप्शन देगा, ठीक है? आप जैसा कि जानते हैं, हमारे देश में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? तो अंत में आप देख रहे होंगे द्रौपदी लिखा है, ठीक है? और पहले जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो जो ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक है आप सभी की, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर और नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम द्रौपदी की। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इस लाइन में सिर्फ उन्हीं का मतलब है, बाकी किसी का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? फिर से देखो, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर और नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम द्रौपदी की। अगर आप गौर फरमाएंगे, अगर आप गौर यहां फरमाएंगे तो आपको कुछ नजर आएगा मेरे दोस्त, कि आज तक कौन कौन लोग बने हैं भारत के राष्ट्रपति। राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी,
जाकर का मतलब है जाकिर हुसैन, गिरी का मतलब है वीवी गिरी, बीबी नहीं गिरी, वीवी गिरी। फकरुद्दीन का मतलब है फकरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। जेल का मतलब है ज्ञानी जैल सिंह। रमा का मतलब है रमा शंकर। रमा का मतलब क्या है? रामा कृष्णन वेंकट रमन। क्या नाम है? रामा कृष्णन वेंकट रमन, ये है रमा से। शंकर का मतलब है शंकर दयाल शर्मा। नारायण का मतलब है के आर नारायणन। कलम का मतलब क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। कलम मतलब कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा का मतलब क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये वही है जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रणब का मतलब है प्रणब मुखर्जी। राम का मतलब है रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी का मतलब है द्रौपदी मुर्मू। तो आप देख पा रहे होंगे ये वो 14 लोग हैं। कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 15 हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वो 15 लोग हैं जो भारत के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। 14 नहीं, 15, ठीक है। ये वो 15 लोग हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर? अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी कब से कब तक रहे? 52 से लेके 62 तक। प्रथम निर्वाचित, सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति रहे और इन्हें इनके कार्यकाल के दौरान भारत रत्न सम्मान दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक रहे। उससे पहले 2 बार ये क्या रहे थे? 52 से 62 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और ये पहले या प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अब बात आती है जाकिर हुसैन जी की। 67 से 69 तक रहे, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से वह राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन। इससे पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और इन्हें भी भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जी हाँ, आपका भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वीवी गिरी 69 से 74 तक रहे। ये दूसरे चक्र की जब मतगणना हुई थी तब ये जीते थे, मतलब दोबारा जब काउंटिंग हुई तब ये जीते या विन हुए, और इन्हें भी भारत रत्न सम्मान दिया गया था। फकरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक रहे और इनके समय में सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए गए थे। अगर आप गौर फरमाएंगे 74 से 77 का, ये पूरा का पूरा टाइम इंदिरा गांधी जी का था, और इस टाइम पर इमरजेंसी भी देश में लगी थी, जी हाँ, जिसे हम बहुत ही कहीं ना कहीं, और लोकसभा का भी कार्यकाल बढ़ा था, विधानसभाओं के भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाए गए थे। ठीक। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक, ये देश के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, या निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। इनके अगेंस्ट में ही कोई नहीं खड़ा हुआ। ज्ञानी जैल सिंह की अगर मैं बात करता हूं, 82 से 87 तक रहे, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। रामाकृष्ण वेंकट रमन जी जो हैं 87 से 92 तक रहे। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक। के आर नारायणन 1997 से लेकर के 2002 तक ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर के 2007 तक रहे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने थे देश के, और इन्हें भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। साथ साथ इनका जो बैकग्राउंड था वो वैज्ञानिक, या कह सकते हो विज्ञान से संबंधित था। ये वैज्ञानिक थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से हम याद भी करते हैं। इनके नाम पर जो व्हीलर आइलैंड था उड़ीसा में, उसका नाम भी बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक रहीं, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी इनके बाद बने 2012 से 17 तक। विपक्षी उम्मीदवार इनके समय पीए संगमा थे, जो कि कोनाराडो संगमा के पिताजी थे, और ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके थे। रामनाथ कोविंद की अगर मैं बात करता हूं
तो 2017 से 2022 तक रहे। विपक्ष के नेता जो उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद के अगेंस्ट में जो चुनाव लड़े थे, वो लड़े थे क्या, लड़ी थी महिला हैं मीरा कुमार, जो कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। द्रौपदी मुर्मू की अगर मैं बात करता हूं तो 2022 से अब ये 2027 तक रहेंगी, अब टिल डेट, क्योंकि अब भविष्य के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। तो आज तक की अगर बात करें तो इनके विपक्षी उम्मीदवार आप सभी को पता है यशवंत सिन्हा साहब थे। क्लियर। तो ये सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने आपको इसके पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सबसे खूबसूरती यही है कि ये बोर्ड इरेज नहीं है ना, इरेज होता है लेकिन चीज़ें जो पिछली हैं वो बनी रहती हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति या विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, जुडिशियल पावर, ऑर्डिनेंस पावर और सैन्य शक्ति या मिलिट्री पावर जैसी बातों पर हमने चर्चा की थी। वही सारी पावर्स यहाँ भी आपके सामने लगी हुई हैं, है ना। सीक्वेंस हो सकता है भाई आगे पीछे हो गया हो, बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। देखो लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, ऑडियंस भी है, जुडिशियल भी है, फाइनेंशियल भी है, मिलिट्री पावर भी है, इमरजेंसी भी है, डिप्लोमेटिक पावर यहाँ शॉर्ट है, आगे हो सकता है, आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये पावर्स जो होंगी इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं इन पर। इसके लिए हम आप सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्त पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। क्या लेके आएंगे? पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि पावर्स पे अगर हम लोग चर्चा करें और जानने की कोशिश करें तो ये एक ब्रॉड सेक्शन है, एक ब्रॉड बातें हैं इसमें। क्योंकि अगर मैं सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर की ही बात करूं आप सभी प्यारे साथियों से, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त विधायी शक्ति, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, तो विधायी शक्ति के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक दो चीज़ें नहीं है। जैसे मैं सिंपल सा आपको कुछ बताता हूँ, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को, देखिए 5 वर्ष में तो वो भंग करते ही करते हैं, डिसॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन वो 5 वर्ष से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं आर्टिकल 85 के आधार पर। लेकिन वो एडवाइस किसकी होगी? एडवाइस ऑफ पीएम या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर की जाएगी। अब बात आती है मेरे दोस्त की लोकसभा जो है, जब पहली बार लोकसभा इलेक्शन होते हैं, पहली बार क्या मतलब, जब हर 5 वर्ष में लोकसभा इलेक्शन होते हैं और जब वो पहली बार हाउस में पहुंचते हैं तो जो पहली एड्रेसिंग होती है, एड्रेस का मतलब जो संबोधित किया जाता है, तो वो करने का काम भी राष्ट्रपति महोदय का ही होता है। आपने सुना होगा आर्टिकल नंबर 108 108, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें आप कह सकते हो कि भारतीय संसद की जो 2 अभिन्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर किसी बिल पर लोकसभा ने कोई बिल बनाया और राज्यसभा उस बिल से सहमत नहीं है, राज्यसभा को लगता है कि नहीं यार मैं आई एम नॉट एग्री, तो उस आधार पर, उस बिहाफ पर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त संसद की संयुक्त बैठक, जो कि हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है। तो ये आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर यहां अलग जरूर लिखी है लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो लेजिस्लेटिव पावर। ऑर्डिनेंस पावर कब, क्यों, कौन लाता है, क्यों करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, लाता कौन है आपके सामने है? कौन लाता है? प्रेसिडेंट लाते हैं। क्यों लाते हैं, कारण क्या है? आर्टिकल नंबर 123 123, जी हाँ, जिसे हम लोग प्यार से, मेरी भाषा में तो जानते ही हो आप लोग, आर्टिकल नंबर 123 कहता हूं मैं। तो अगर 123 की बात करूं तो ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है? राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि अगर ये कानून नहीं आया तो अपराध हो जाएगा, ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जनता के लिए, अपने लिए राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, जनता के लिए देश की कर रहा है। और उस टाइम पर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस चल ही नहीं रहा है, ना लोकसभा चल रही है ना राज्यसभा चल रही है, तो कैसे आएगा, कैसे लॉ बनेगा? लॉ बनाने का तरीका, लॉ बनाने का तरीका तो यही है ना मेरे भाई। लॉ बनाने का तरीका क्या है? सबसे सामान्य जो प्रोसेस है वो क्या है
कि एक बिल आएगा, कौन लाएगा? लोकसभा एक बिल लेके आती है। लोकसभा अब बिल लाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सरकार है उसी के लोकसभा में मेंबर ज्यादा है, तभी तो उसकी सरकार है। बिल आया, पास हो गया। अब बिल कहां पहुंचा? राज्यसभा। राज्यसभा जब बिल पहुंचा, राज्यसभा ने भी मान लो पास कर दिया। अब कहां पहुंचेगा ये बिल? राष्ट्रपति के पास। देखिए यही खूबसूरती है। और राष्ट्रपति ने अगर इस बिल को पास कर दिया, देखो अगर राष्ट्रपति ने इस बिल को पास कर दिया तो अभी ये क्या कहला रहा था कमबख्त? कहोगे सर बिल, बिल मतलब विधेयक। क्या कहला रहा था? विधेयक। जैसे ही राष्ट्रपति ने इसे पास किया, अब ये विधेयक नहीं है, फिर ये एक्ट बन गया, मतलब अधिनियम बन गया, कानून बन गया। तो तरीका तो यही है। लेकिन अगर इस तरीके को उल्टा कर दिया जाए, देखो कोई जरूरी नहीं कि कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में है, जैसे मनी बिल लोकसभा में आता, राज्यसभा में कभी नहीं आता, ठीक है। लेकिन कोई और लॉज से संबंधित अगर बिल बनाने हैं तो राज्यसभा भी इसे प्रोसीड कर सकती है, ला सकती है। अब जैसे यहां आया, ठीक है, ये पास कर दिया तो विधेयक था, लेके आए थे, पास हो गया, यहां पहुंचे, पास हो गया, विधेयक था, ये पास किए, ये विधेयक से अधिनियम बन गया, रूल बन गया, लॉ बन गया। अगर ये बात उल्टी शुरू हो, इधर से राष्ट्रपति लेके आए, तो वो भैया बिल नहीं होता, वो अध्यादेश कहलाता है। कब ला रहे थे राष्ट्रपति? क्यों लाएंगे? क्योंकि ना ही राज्यसभा चल रही है और ना ही लोकसभा चल रही है, दोनों हाउस बंद है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या लाया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। क्लियर? तो इन पर हम बहुत लोग ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। अभी जुडिशियल पावर भी है, अभी कार्यपालिका की शक्ति है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं ना, वो सब एग्जीक्यूटिव पावर में होते हैं, ठीक है। तो उस पर चर्चा करेंगे, फाइनेंशियल पावर में चर्चा करेंगे, सैन्य पावर, इमरजेंसी पर भी चर्चा करेंगे, एंड सम आर्टिकल ऑल्सो डिस्कस करेंगे जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो एक और सेशन हम लोग करेंगे इस पर, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लगाए थे, देख लेते हैं क्या आप लोग आंसर करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाता है। चलो, कह रहा है अ कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम डैश डैश ईयर्स ऑफ एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? मुझे उम्मीद है सभी लोग बता देंगे। 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, या फिर मेरे दोस्त 65 ईयर्स। तो मैंने क्या बताया था? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ हिज एज। तो 35 वर्ष की आयु मिनिमम पूरी होनी चाहिए। क्लियर? आए आगे। अच्छा, अगर कभी कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम एज, तो आप वहां लिखा होगा देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, लिमिट ऑफ एज। आयु की कोई लिमिट और सीमा ही नहीं है। सर कब्र में हो और पैर कढ़ाई में हो तो भी देश में चुनाव लड़ा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग दे पाएंगे। चलिए 20 सेकंड का मैंने टाइम भी आपको दिया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसीजर, और यू कैन से प्रोसेस, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, या प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, या मेरे दोस्त एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है। न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, कार्यपालिका की प्रक्रिया है। टाइम तुम्हारा खत्म हो चुका है मेरे भाई। देखो याद रखिएगा, आपने देखा होगा कौन कौन भाग ले रहा था। देखो मैंने कहा कि जो इम्पीचमेंट है वो लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है, इन दोनों में से कोई भी ला सकता है। कहा? हाँ, बोलो हाँ या ना।
फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी बनेगी, ऐसे समझो, एक कमेटी बनेगी जिसमें सीजेआई होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजेस भी होंगे, बोलो, है ना, लॉ स्कॉलर होगा या जूरी होगा। तो अभी कैसी प्रक्रिया लग रही है आपको? यहाँ न्यायिक भी है और यहाँ ये लोग भी हैं, मतलब ये कैसी प्रक्रिया लग रही है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है ये। कैसा है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, मतलब ये लोग भी आ गए और ये लोग भी आ गए, तो ना ही वो आधा आधा हो गया, आधी प्रक्रिया यहाँ है आधी प्रक्रिया यहाँ है। क्लियर? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये है क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए। बताइए, ये होमवर्क है। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां पर शुरू की जाएगी? लोकसभा में, राज्यसभा में? कह रहा है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के किसी एक सदन में, किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, या कह रहा है ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, संसद की संयुक्त बैठक में। तो इसका आंसर जो है वो आपको देना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, HW है। सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप सभी का प्रश्न जरूर होगा, मुझे ये बात पता है कि क्लासेस जो हैं वो लाइव कब से होंगी। सून वी विल मीट यू ऑन लाइव सेशन ओनली ऑन बिहार एग्जाम्स वाला। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। राधे राधे, राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।